हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट कर दिया था हेलो एरिन्स का। उसमें मैंने आपको पहला मेथड बताया था हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण जो था वो बेंजीन वलय के लिए था। ठीक है कि डायरेक्टली अगर बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण हो रहा है तो उस टाइम पर कैसा होगा, और उसकी मैंने मैकेनिज्म भी आपको समझा दी थी। ठीक है, सो आज हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रिपरेशन मेथड में। टॉपिक आपका यही है, टॉपिक तो आपका हेलो एरिन्स ही है। ठीक है, इसमें प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन में आपको मैंने पहला मेथड बता दिया था हेलोजनीकरण, वो भी बेंजीन वाले का। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लियरिटी की प्रॉब्लम हो गया आज क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। ठीक है, एकदम धूप नहीं है, लाइट भी प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए मे भी आपको उतना क्लियर नहीं दिखे, तो आप लोग थोड़ा सा आज हाई क्वालिटी पे देख लेना। ठीक है, तो हेलो एरिन्स की बात करते हैं। हेलो एरिन्स में मैं बात करूंगा प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन में पहला मेथड मैंने आपको बता दिया था, कौन सा वाला बता दिया था, बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण। ठीक है, आज हम बात करेंगे पार्श्वी श्रृंखला के हेलोजनीकरण की। ठीक है, पार्श्वी श्रृंखला के हेलोजनीकरण की बात करने वाले हैं आज। पार्श्वी श्रृंखला का हेलोजनीकरण। तो पार्श्वी श्रृंखला का हेलोजनीकरण का मतलब क्या है कि बेंजीन वलय के साथ ना कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है, तो वो आपकी पार्श्वी श्रृंखला काउंट हो जाती है। एज लाइक ये रहा आपका बेंजीन, और बेंजीन पर मैंने सपोज करो एक जोड़ दिया CH3 ग्रुप। ठीक है, तो इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये आपका देखो, ये तो बेंजीन न्यूक्लियस है और ये आपका पार्श्वी श्रृंखला है। तो इस पार्श्वी श्रृंखला का हमें हेलोजनीकरण करना है। सपोज करो क्लोरीनीकरण कर रहे हैं। सपोज क्या, जनरली क्लोरीनीकरण ही होता है। मैंने पहले कहा आपको, क्योंकि फ्लोरीनीकरण जो है एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। हेलो एल्केन के टाइम पे मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आयोडीनीकरण में क्या होता है कि HI बनता है और वो रिवर्सिबल कर देता है रिएक्शन को। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है। फाइनली अब हम बात करने वाले हैं ब्रोमीनीकरण। तो ब्रोमीनीकरण धीमा होता है, इसलिए हम जनरली क्लोरीनीकरण करते हैं, और क्लोरीनीकरण करते हैं हम प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्लोरीनीकरण अगर आप लोगों ने लिमिट अमाउंट में किया है, ठीक है, अगर आप लोगों ने लिमिट अमाउंट में किया, यानी कि क्लोरीन की अमाउंट लिमिट रख दी, तब तो क्या होगा कि यहां से H और यहां से एक Cl निकलेगा, HCl निकलेगा, और पार्श्वी श्रृंखला पर आपका क्या हो जाएगा, हेलोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका बेंजाइल क्लोराइड। लेकिन अगर आपने लिमिट की जगह Cl2 को क्या कर दिया, एक्सेस में रख दिया, यहां तक तो बात समझ में आ गई। ये बन गया आपका हेलो एरिन्स बन गया। अगर मैं इस अमाउंट को लिमिट ना लिख करके क्या लिख दूं, एक्सेस लिख दूं। ठीक है, एक्सेस लिख दूं, एंड सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊं, तो आपको पता है एक्सेस ऑफ अमाउंट में Cl2 है, तो ये रिएक्शन यहां पर रुकने वाली नहीं है। फर्दर Cl2 की रिएक्शन होगी, और यहां से Cl निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से Cl निकलेगा, HCl, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। यहां पे जोड़ दो तो ऐसा तो नहीं करोगे कि सर कहीं और जोड़ दे, यहां चल रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा है, मोनो प्रतिस्थापन जब भी होता है तो सारी की सारी पोजीशन सेम होती है, इसलिए मोनो प्रतिस्थापन वाली पोजीशन ही फर्स्ट होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, यहां पर भी जोड़ोगे तो भी वो फर्स्ट ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये आ जाएगा आपका CH Cl2, क्योंकि एक H निकल गया, एक Cl ऐड हो गया, फिर से Cl2 ऐड होगा यहाँ पर H न्यू की प्रेजेंस में। Cl यहाँ से, H यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, HCl, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CCl3। ठीक है, तो जब तक आपकी लिमिट अमाउंट होती है तब तो क्या होता है, आपका हेलोजनीकरण होता है, मोनो जो हेलोजन ग्रुप है वही ऐड होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सेस ऑफ अमाउंट रखोगे यहाँ पर Cl2 की, तो ये इस रिएक्शन में आपको क्या दिखेगा कि ये रिएक्शन और ज्यादा फॉरवर्ड हो जाएगी। तो पहले तो मोनो बना, फिर डाई भी बनेगा, फिर ट्राई भी बनेगा। ठीक है, तो ये आपका हेलो एरिन्स का सेकेंड वाला टाइप था जो मैंने आपको समझा दिया है प्रिपरेशन मेथड का। ठीक है, थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है
रॉसिक प्रक्रम इसको हम कहते हैं। सो रॉसिक प्रक्रम में क्या होता है कि बेंजीन की रिएक्शन रॉसिक प्रक्रम है, ठीक है, नाम क्या है इसका, रॉसिक प्रक्रम। थर्ड वाला मेथड है ये रॉसिक प्रक्रम। इसमें क्या होता है कि बेंजीन की रिएक्शन ना HCl से करते हैं प्लस ऑक्सीजन से करते हैं, ठीक है, हाफ O2। किसकी प्रेजेंस में करते हैं, CuCl2 की प्रेजेंस में करते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में करते हैं। यहां से एक H, यहां से एक H, यहां से O2 निकल जाएगा। हाफ O2 है मतलब एक ही ऑक्सीजन है, तो फाइनली कह सकते हैं हम यहां से क्या निकलेगा आपका H2 निकल जाएगा और ये Cl ना यहां ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। हमें बनाना तो वही है, हेलोवेरिन्स बनाना है, तो बन गया हमारा हेलोवेरिन्स, ठीक है। अभी देखो इसकी मैकेनिज्म आपके पास है नहीं, ठीक है, तो मैकेनिज्म का प्रोसेस बहुत अलग होते हैं हर जगह पर, लेकिन क्या है ना कि हमें केवल रिएक्शन देनी होती है तो इसलिए ऐसे करके निकाल देते हैं। हालांकि ये वे कोई सही वे नहीं होता है कि ऐसे ऐसे निकल रहा है। देखो अभी मैकेनिज्म नहीं है तो फिर यही फाइनल इजी वे लगता है हर टीचर को कि फटाफट से आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या निकला है और क्या जुड़ा है, ठीक है। हालांकि मैकेनिज्म में ऐसा कुछ होता नहीं है। मैकेनिज्म प्रत्येक टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टेप लेके आती है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में मैकेनिज्म बताई थी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है वो एक्चुअली में 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी, और 3 स्टेप भी कितने बड़े थे वो आपने देखा ही है ना। सो मैकेनिज्म हर किसी की नहीं है आपके पास, तो एक आधा जो मैकेनिज्म है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसकी मैकेनिज्म करने जाएंगे तो वो फायदा नहीं है, सिलेबस बढ़ाने का काम है, उसको कहते हैं सिलेबस को बढ़ाना। वैसे हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, जब मैंने पहले भी कहा 1-2 चैप्टर पढ़ते हैं तब तक तो अच्छा लगता है, हाँ और पढ़ाओ, लेकिन जब बाद में 17 चैप्टर एक साथ आते हैं तब समझ में आता है कि इतना क्या पढ़ लिया है कि नहीं है। सो हमें जितना हो सके कंटेंट को कम करके, मतलब कंटेंट उतना ही रखना है, लेकिन लिखने का काम जो है ना वो इतना प्रॉपर होना चाहिए कि कॉपी ज़्यादा ना भरें आपकी, और आपको समझ में भी ज़्यादा आए और आप आंसर भी अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो रॉसिक प्रक्रम काफ़ी इजी प्रोसेस है, आपने देख लिया होगा। यहाँ से HCl की रिएक्शन बेंजीन से करवानी है और O2 की रिएक्शन करवा देनी है। तो ये हाफ O2 है, इसका मतलब एक ही ऑक्सीजन है ना। तो H यहाँ से, H यहाँ से, O यहाँ से, तो H2 रिलीज हो जाएगा, ये Cl यहाँ ऐड हो जाएगा, ये आपका बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। ये वाला प्रोसेस जो था ये आपका रॉसिक प्रोसेस था, ठीक है। एक है आपका हुंस-डीकर अभिक्रिया। देखो मैंने क्या कहा है ना, रिएक्शन जो है ना वो पीछा नहीं छोड़ती है। हुंस-डीकर अभिक्रिया, अभी मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये बताने की जरूरत है कि हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो, है कि नहीं है। हुंस-डीकर अभिक्रिया बहुत बार बता चुका हूं। ब्रोमीन की रिएक्शन करनी है, वहां देखो, वहां आपको एलिफेटिक जो था सिल्वर कार्बोक्सिलेट था, यहाँ एरोमेटिक सिल्वर कार्बोक्सिलेट लेना है, मतलब आर की जगह पर आपको बेंजीनिक ले लेना है, बाकी आपको COOAg ले लेना है। तो ये सिल्वर कार्बोक्सिलेट है, एरोमेटिक है, ठीक है। रिएक्शन विद, या हम इसको कह सकते हैं सिल्वर बेंजोएट कह सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि बेंजीन नहीं गया तो सिल्वर बेंजोएट हो जाएगा। रिएक्शन किसके साथ करते हैं, Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। रिएक्शन पहले ही करवा चुका हूं आपसे। यहां से Ag निकलेगा, यहां से Br निकलेगा, AgBr रिमूव हो जाएगा, एक यहां से CO2 रिलीज हो जाएगी, और जो एक Br है वो यहां बेंजीन पर अटैक कर लेगा और ये आपका बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये रिएक्शन भी मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं। आई थिंक आपको पता है इस रिएक्शन के बारे में, 2 बार ये रिएक्शन आ चुकी है। डाई हेलो एल्केन के टाइम भी आई थी, मोनो हेलो एल्केन के टाइम भी आई थी, और ये तीसरी बार रिएक्शन आई है। और ऐसी न जाने कितनी रिएक्शन है जो 2-2 या 3-3 बार आ चुकी हैं। यानी कि एक चैप्टर में अगर आपने 100 रिएक्शन किए तो उसमें से आपको 30 रिएक्शन है जो याद करनी होती, बाकी तो 60-70 जो होती हैं वो सेम टू सेम होती हैं, ठीक है। या उसमें से कोई ऐसी होती है जिसकी इंपॉर्टेंस ही होती नहीं है, बस पढ़ानी जरूरी होती है। तो अब आप समझ में आ गया होगा आपको प्रिपरेशन मेथड। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। देखो प्रिपरेशन पे और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो 1 स्टेप रिएक्शन होती है, तो याद ही करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे हुंस-डीकर अभिक्रिया भाई याद ही करनी पड़ेगी।
आपको याद रखना पड़ेगा सिल्वर कार्बोक्सिलेट की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, Br2 के साथ कर रहे हैं CCl4 की प्रेजेंस में। बाकी तो प्रोडक्ट आपको पता है क्या बनना है, ठीक है। मेन चीज होती है ना केमिकल रिएक्शन जो समझाने वाली होती है, चाहे आप मोनो हेलो एल्केन की बात करो, चाहे आप डाई हेलो एल्केन की बात करो, चाहे आप इसकी बात करो हेलो एरिन्स की बात करो, यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन आएंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, वहां से क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम। ऐसी बात नहीं कि नेम रिएक्शन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो नेम रिएक्शन तो मैंने बता दिए कौन कौन सी है, जैसे रॉसिक प्रक्रिया में पूछ सकता है तो आपको याद रखनी है ना। हुंस डीकर अभिक्रिया पूछ सकता है, आपको याद रखनी। हेलोजनीकरण बहुत कम चांसेस, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी रिएक्शन हो जाती है और हर बच्चा इसको जानता है 11th क्लास से, है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा कम चांसेस होते हैं पूछने के। इंपॉर्टेंस ये आपको समझ में आ जाएगी जैसे जैसे आप पढ़ोगे। फाइनली बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। इसमें भी मैं आपके ज्यादा खर्च नहीं करूंगा टाइम, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ना ये तो आपका अब कई बार मैं बता चुका हूं। लिखना क्या है भाई, यही अवस्था, रंग, गंध और विलेयता, और हो सके तो अगर क्वथनांक भी है तो क्वथनांक लिख दो, जैसे यहाँ पे क्वथनांक है। मैं क्वथनांक समझाऊंगा नहीं, आप कह रहे होंगे सर क्यों नहीं समझाऊंगी, मैं समझा चुका हूँ क्वथनांक पहले ही। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडर वाल फोर्स, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच, यही तो ध्यान रखना है आपको, बस बात खत्म। तो अभी आप समझ गए होंगे कि क्या लिखना है आपको क्वथनांक में। अवस्था भी तो देखो, ये अवस्था ना वैसे तो ऑयली लिक्विड होते हैं, ये ऑयली लिक्विड होते हैं या फिर सॉलिड होते हैं, ठीक है। कुछ ऑयली लिक्विड होता है, कुछ सॉलिड भी होते हैं। कलर तो इनका कलरलेस ही होता है जनरली, ठीक है, सो ये कलरलेस होता है। गंध इनकी अभिलाक्षणिक होती है, ऑर्डर जो होती है ना अभिलाक्षणिक होती है। अभिलाक्षणिक बोले तो एक किसी से मैच नहीं करती है, बस इनकी अपनी कुछ एक अलग गंध होती है, अलग पहचान होती है कि नहीं है। अभी जैसे हम कहें कि हमने देखो संतरे की गंध हमें अच्छी से पता है, तो अगर किसी की गंध संतरे जैसे आती है तो मैच कर लेते हैं, यार ये संतरे जैसी गंध आ रही है कि नहीं। जैसे कोई परफ्यूम होता है तो ऑरेंज स्मेल देता है तो हम कह देते हैं यार इसकी संतरे जैसी स्मेल आ रही है, लेकिन इनकी जो स्मेल है ना अभिलाक्षणिक है, मतलब इसकी कंपेयरिंग नहीं कर सकते आप किसी के साथ, तो ऐसी स्मेल होती है इनकी, ठीक है। तो अब किसी की स्मेल अगर अभिलाक्षणिक है तो हम तो उसको समझा नहीं सकते बिना सूंघे। अब जब तक आप सूंघोगे नहीं तो आपको फील ही नहीं होगा कि ये कौन सा कंपाउंड है कि नहीं है, तो इसीलिए इसको सीधे अभिलाक्षणिक लिख देते हैं। विलेयता वही घिसा पिटा एग्जाम्पल है, जल में अविलेय होंगे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी इजीली तो बनती नहीं है, सो जल में ये अविलेय होते हैं। और कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, है ना, कार्बनिक विलायकों में विलेय, ये तो आपको पहले से ही पता है हर चीज। क्वथनांक मैंने पहले कहा है जनरली ये मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो फर्स्टली आप मॉलिक्यूलर वेट देखो। तो अगर आपके पास ना इसने बेंजीन पर फ्लोरीन जोड़ दिया है, बेंजीन पर क्लोरीन जोड़ दिया है, बेंजीन पर आयोडीन जोड़ दिया है, या ब्रोमीन जोड़ दिया पहले, और लास्ट में बेंजीन पर आयोडीन जोड़ दिया है। सो अब आपसे पूछा जाए कि इसमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो मैंने आपको पहले बताया जो सेम होती है उससे हम पता नहीं कर सकते हैं। देखो बेंजीन तो सब में सेम है, C6H5 C6H5 C6H5, क्योंकि छठा वाला हाइड्रोजन तो इन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो कार्बन 6 हाइड्रोजन 5, तो हम कह सकते हैं इससे तो हमें पता नहीं चलने वाला। $77 सबका रहेगा बेंजीन का। अब इससे पता करो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में ज्यादा मास किसका, आयोडीन का, तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, मतलब आयोडोबेंजीन, फिर ब्रोमोबेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन और फिर फ्लोरोबेंजीन का, है कि नहीं है। अच्छा अगर मैं आर ग्रुप चेंज कर दूं कि एक में मैं लिख दूं बेंजीन के साथ CH2 है कि नहीं है, और फ्लोरीन फ्लोरीन सब में लिख दूं, मतलब बेंजीन के साथ CH2 लिख दूं, 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 और फिर मैं इसमें फ्लोरीन 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 जोड़ दूं, तो देखो हेलोजन तो सेम हो जाएगा। फिर आपको देखना है कार्बन किस में ज्यादा है, बस ये तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि कैसे चेक करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, है कि नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका है। कैसे देखते हैं, कार्बन देखो एल्किल, वहां पे एल्किल ग्रुप था, यहाँ पे एरिल ग्रुप। अगर एरिल ग्रुप सेम है तो इस पर देखो, और अगर एरिल ग्रुप क्या है, अगर एरिल ग्रुप क्या है डिफरेंट है,
और ये वाला सेम है। फिर एरियल ग्रुप में देखो कि कार्बन किस में ज्यादा जुड़े हुए हैं। समझ में आ रही बात? चलो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि ऐसा आ गया आपके पास कि एक में तो CH2 पर F जोड़ दिया और एक में CH2 पर F जोड़ दिया, तो बस आपको डिफरेंस पता चल गया कि इसमें द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा, जिसमें कार्बन ज्यादा है। देखो ये भी सेम है, ये तो सेम है दोनों में, ये भी सेम है दोनों में। अब डिफरेंस यहीं से तो आएगा, यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, तो इसका वाला ज्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, है कि नहीं है? अच्छा, अगर कार्बन भी सेम हो तो आपको ब्रांच देखनी है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो, माना कि यहाँ पर प्रोपिल जोड़ दिया, फिर यहाँ पर क्या जोड़ दिया, आइसोप्रोपिल जोड़ दिया, तो आइसोप्रोपिल वाले का कम होगा, प्रोपिल वाले का ज्यादा होगा ड्यू टू ब्रांच, है कि नहीं है? तो ये सारी बातें तो मैंने आपको पहले भी बता रखी हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि क्वथनांक के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, अच्छे से। अच्छा, अब जो मेजर पॉइंट है ना वो है केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन ना इसमें 4 प्रकार की आती हैं, ठीक है, 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन आपको पढ़नी है। पहली रिएक्शन है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन है, मेटल के साथ रिएक्शन है, एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, धातुओं से क्रिया है, एंड फाइनली आपके पास है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन में। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। अब देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही अगर बेंजीन वलय पर अटैक कर रहा है और बेंजीन वलय के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, तो क्योंकि यहां पर हम हेलो एरिन्स की बात कर रहे हैं, तो एक तो था कि बेंजीन वलय खाली पड़ी है, उसमें फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही आ रहा है, वो अलग बात होती है, क्योंकि वो इजी चीज है। वहां पर न्यूक्लियोफाइल है, कौन है न्यूक्लियोफाइल? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मैंने पहले कहा ना डबल बॉन्ड भी आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। अब आप सोच रहे हो सर न्यूक्लियोफाइल तो अभी भी, चलो देख लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन करवाना है, मतलब मुझे पहले इस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक करवाना है, फिर हाइड्रोजन रिलीज करना है, या हाइड्रोजन पहले रिलीज करो इलेक्ट्रॉन स्नेही को बाद में अटैक करो, वो अलग चीज है। हमें लाना तो इलेक्ट्रॉन स्नेही को बेंजीन वाले पर। अब हम ये देखते हैं कि बेंजीन वाले न्यूक्लियोफिलिक है कि नहीं है। सो देखने से तो अगर हम अकेली बेंजीन वाले की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल है ये अपने आप में, हालांकि वैसे है नहीं, क्योंकि अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है तब तो चलता है, अगर आपको एडिशन करना है तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, आपको मैंने पहले भी कहा, अगर ये डबल बॉन्ड हट गया तो अपनी एरोमेटिसिटी खो देगा, और एरोमेटिसिटी खोने पर स्टेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है मॉलिक्यूल वो एरोमेटिक ही होता है। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल है। अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होगा तो हो जाएगा, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही यहां आ जाएगा, बॉन्ड बना रहेगा, एरोमेटिसिटी बनी रहेगी, तब तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रेफरेंस देगा, जरूर देगा, क्योंकि इसमें आपके पास एक डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड अपने आप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है, Cl जुड़ गया या कोई X जुड़ गया। अब अगर ये X जुड़ गया तो ये X क्या करता है, मैंने आपको पहले कहा है, ये X यहां पर आकर के 2 प्रकार के प्रभाव दर्शाता है। एक दर्शाता है धनात्मक अनुनाद प्रभाव और एक दर्शाता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। अब मैं सबसे पहले धनात्मक अनुनाद प्रभाव आपको समझा देता हूं। धनात्मक अनुनाद प्रभाव वैसे समझाने की जरूरत नहीं है, इससे पहले वाले लेक्चर में समझा चुका हूं। धनात्मक अनुनाद प्रभाव क्या कहता है कि बेंजीन वलय में या पाइबंध के एकांतरण में, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पाइबंध के एकांतरण में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय को दान करता है, बता चुका हूं पहले, अब ये 36 बार बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं है। जब ये दान करेगा तो ये वाला बॉन्ड कहां आ जाएगा, आपका ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा। अब जैसे ये बॉन्ड आपका ऑर्थो पोजीशन पर आएगा तो यहां पर डबल बॉन्ड X और X पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अभी हमें इससे मतलब नहीं है, हमें बेंजीन वाले पर आए हुए नेगेटिव चार्ज से मतलब है। ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां सर्कुलेट करेगा। देखो अब ये वाला नेगेटिव ना अपने आप में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये पाई बंध के एकांतरण में पार्टिसिपेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। और जब ये पाई बंध के एकांतरण में पार्टिसिपेट करेगा तो यहां से ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा,
यहां शिफ्ट हो जाएगा तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल। फिर ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और यहां ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसका आप अन्ना संकर बना सकते हो, हाफ रिंग में आप लोग बीच में नेगेटिव चार्ज डाल देना, ये तो पता है आपको। देखो हुआ क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक करवाना है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन स्नेही पर होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां अटैक करेगा, देखो चांस कहां पर बनते हैं, चांसेस बनते हैं इसके ऑर्थो पोजिशन पे आने के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही यहां पर आ सकता है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, पैरा पोजिशन पे आ सकता है नेगेटिव चार्ज है, ऑर्थो पोजिशन पे आ सकता है नेगेटिव चार्ज है। मतलब इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा या तो ऑर्थो पे करेगा या तो पैरा पे करेगा, ठीक है। इसीलिए हम हेलोजन ग्रुप को ऑर्थो पैरा निर्देशात्मक समूह कहते हैं, याद रखना। हेलोजन ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा निर्देशात्मक ग्रुप है, क्यों है इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ताकि इलेक्ट्रॉन इसने यहां पर क्या कर सके, अटैक कर सके। भाई इस पोजीशन की कंपेयर में, मेटा पोजीशन की कंपेयर में ऑर्थो और पैरा पे तो अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, ठीक है। इसलिए ऑर्थो पैरा निर्देशात्मक समूह है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। लेकिन इसमें एक और इफेक्ट होता है, मैंने आपको पहले कहा है वो इफेक्ट है आपका माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि हेलोजन ग्रुप क्या है, इन कार्बनों की कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आता है, हमेशा याद रखना। आर प्रभाव पाई बॉन्ड के थ्रू जाता है, और माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जाता है। और बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर यहाँ पे तो पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर कैसे जाएगा। देखो बेटा, पाई बॉन्ड तभी तो बनेगा, पहले सिग्मा तो बनेगा ना, तो सिग्मा भी तो है। तो ये वाला जो इफेक्ट है ना, कौन सा वाला, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जाता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होगा, देखो हेलोजन जो है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, कैसे लेगा, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, तो यहां पर आपका पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस कार्बन की कंपेयर में ये दोनों जो कार्बन है इस कार्बन से सेकंड नंबर पर है, इस हेलोजन से सेकंड नंबर पर है, तो इस हेलोजन का जितना अटैक यहां पर हुआ उतना यहां नहीं हो पाएगा, इसलिए यहां पर कम धनावेश आएगा। कम का मतलब है डबल पार्शियली। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डबल पार्शियली का मतलब चार्ज डबल हो गया, डबल आंशिक का मतलब होता है पहले तो आंशिक था, उससे भी और कम आंशिक हो गया। अब ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर वाले पर ट्रिपल पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्वार्टनरी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब मैं आपसे कहूं कि सबसे कम जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर आ रहा है, पैरा पोजीशन पर आ रहा है। कुल मिलाकर के बात यह है कि हेलोजन ग्रुप ने क्या किया, एक छोटा सा कहते हैं ना कि भाई कुछ कहते हैं, एक कहावत है कि चूहा दिखा करके हाथी को खरीद लेना है, ये हाथी को छीन लेना, वही वाली बात हो गई है कि इसने क्या किया, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दे दिया बेंजीन वाले को, और सारे के सारे कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट कर लिए इसने। अब क्या है कि कार्बन जो जितने भी हैं बेंजीन वाले के, वो सब डीएक्टिवेट हो चुके हैं, क्योंकि अगर मैं अब यहां से कहूं कि यहां से कहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है, तो आप बोलोगे सर कहीं नहीं, क्योंकि हर जगह तो आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, लेकिन पॉजिटिव के साथ एक जगह पर आपको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिखेगा, वो कहां पर दिखेगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो अगर ऑर्थो और पैरा में से मैं आपसे कहूं, भाई इन सभी में से मैं कहूं कि अब ये अटैक कहां पर करेगा, तो अटैक तो मैंने पहले बता दिया, ऑर्थो और पैरा पे करेगा। लेकिन अगर ऑर्थो और पैरा पे भी मेजर बात करूं कि सबसे ज्यादा अटैक कहां पे करेगा, तो पैरा पे करेगा। क्यों, क्योंकि पैरा पर पॉजिटिव चार्ज कम आया कंपेयर टू ऑर्थो, है कि नहीं है। तो ये ऑर्थो पैरा निर्देशात्मक समूह तो है, लेकिन विसक्रियकारी भी है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये विसक्रिय कर देता है बेंजीन रिंग को, क्योंकि बेंजीन रिंग से माइनस आई प्रभाव के द्वारा ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देता है। अब इलेक्ट्रोफाइल यहां कहीं नहीं आ सकता है, लेकिन प्लस आर इफेक्ट के कारण, ओनली प्लस आर इफेक्ट के कारण ये या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे अटैक करेगा। और मैं अगर आपसे कहूं कि ऑर्थो और पैरा में से भी अगर हमें देखना हो कि मेजर कौन सा होगा, तो मेजर पैरा होगा, क्योंकि भाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दोनों जगह है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज पैरा पे कम है, इसलिए यहां इलेक्ट्रॉन इसलिए ज्यादा अटैक कर सकता है। अब मैं आपसे कहूं कि आर इफेक्ट और आई इफेक्ट में डोमिनेंट कौन करता है, ज्यादा प्रभावी कौन होता है, तो मैंने आपको पहले कहा था कि जनरली तो आर जो प्रभाव होता है वो डोमिनेंट ओवर आई इफेक्ट, इससे ज्यादा प्रभावी आर होता है। लेकिन इन केस ऑफ हेलोजन
आई इफेक्ट ज्यादा प्रभावी माना जाता है आर प्रभाव के। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। इसलिए ओवरऑल बेंजीन वाले डीएक्टिवेट ही है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेह के लिए इतनी अच्छी रिएक्शन ये देगा नहीं, लेकिन अगर देगा भी तो ऑर्थो पैरा पे देगा, और अगर ऑर्थो पैरा में भी सिलेक्टिवली मैं बात कहूं तो ये पैरा पर देगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे देता है वो तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।